हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आया हूं, तो हेडफोन लगा लीजिए और डरावने अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आज की पहली कहानी एक खौफनाक कार की है, जिसका रहस्य आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी है एक युवा इंजीनियर संजय की, जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी। तो आइए ये कहानी संजय के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम संजय है और मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं कानपुर में रहता हूँ। एक बार की बात है, मुझे ऑफिस से आते हुए किसी काम की वजह से अपने दोस्त के घर जाना पड़ा और उस दोस्त के घर से वापस आते समय रास्ते में मुझे एक पुरानी जंग लगी और खौफनाक दिखने वाली कार मिली। यह कार शहर के किनारे एक पुराने गैरेज में पड़ी थी। मुझे लगा कि इस कार को मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो मैंने इस कार को खरीदने का फैसला किया, क्योंकि मुझे इसमें कुछ खास और रहस्यमयी लगा। मैंने गैराज में जाकर उस पुरानी कार के बारे में गैराज के मालिक से पूछताछ की, तो उसने मुझे जो रुपए बताए वो मेरे बजट में थे। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उस कार को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आया। कार देखने में बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसे ठीक करके मैं इसको नया जैसा बना सकता हूँ। संडे का दिन था और मेरी छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि आज ही इस कार पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले इस कार की सफाई करते हैं, तो मैंने कार का दरवाज़ा खोला और कार के अंदर जाते ही मुझे अजीब सी ठंडक और बदबू का एहसास हुआ। मुझे पता था कि कार पुरानी है तो बदबू तो आएगी ही। मैंने कार के अंदर की सफाई करना शुरू कर दिया। तभी मुझे कार के डैशबोर्ड पर एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली, जिसमें कुछ अजीब और डरावनी बातें लिखी हुई थीं। मैंने इस डायरी को खोलकर देखा और इस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह कार एक शापित कार है, जिसमें भूत प्रेतों का वास है। मैंने बोला कि क्या मजाक है, और उस डायरी को कार में पीछे फेंक दिया और सफाई करना शुरू कर दिया। उस पूरे दिन मैंने कार की सफाई की और पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कार की मरम्मत करनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत मरम्मत का काम करके मैंने सोचा कि इंजन पर भी थोड़ा काम किया जाए। तो जैसे ही मैं कार के इंजन को ठीक कर रहा था, मुझे अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। कोई भी नहीं था। तो मैंने इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो फिर से मुझे वही डरावनी आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे लगा कि इंजन के बोनट को खोलकर देखते हैं, शायद बोनट से ही आवाज़ आ रही है। यह सोचकर जैसे ही मैं कार से बाहर के लिए उतरने लगा, वैसे ही कार के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और कार में से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने घबराकर कार का शीशा नीचे करने लगा। तो मैंने देखा कि कार के शीशे पर किसी का चेहरा दिखा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कार के अंदर की बत्तियां भी झपकने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उस दिन मैंने ज़्यादा काम कर लिया था, इसीलिए थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैंने उस दिन कार में काम करना बंद कर दिया। अगले दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद मैंने फिर से उस कार में काम शुरू किया, तो फिर से मुझे महसूस हुआ कि कार के अंदर कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। अब मेरा मन फिर से उस कार में काम करने का नहीं हो रहा था, तो मैं रात के समय उस कार के पास कुर्सी डालकर बैठ गया और मोबाइल चलाने लगा। तभी मैंने देखा कि कार के अंदर की सीटों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि ये धब्बे इस कार में कैसे आए। तभी मैंने देखा कि कार के शीशे पर किसी के हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि कार के इंजन से अचानक आग की लपटें निकलने लगीं और उसमें से किसी की चीखें सुनाई दी।
मैंने जल्दी से पानी डालकर आग बुझाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मैंने देखा कि कार के अंदर एक पुराना रेडियो था जो अपने आप ही चालू हो गया और उसमें से डरावनी धुनें बजने लगी। अब मुझको ये सब बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने महसूस किया कि इस कार में कुछ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, तो मैंने जल्दी से उस डायरी को ढूंढना शुरू किया जो मुझे पहले मिली थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो डायरी कार की पिछली सीट के नीचे मिल गई। मैंने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी बातें समझने की कोशिश की। डायरी में लिखा था कि यह कार एक पुराने जमींदार की थी जिसने अपनी बीवी की हत्या इसी कार में कर दी थी और उसकी आत्मा इस कार में बसी हुई है। जमींदार की बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हर रात इस कार में प्रकट होती थी। इस बात को पढ़कर मैं बहुत डर गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे इस आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो यह कार मेरी ही जान ले लेगी। मैंने इंटरनेट पर ढूंढकर एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया और उसे इस खौफनाक कार की कहानी बताई। तांत्रिक ने कार का मुआयना किया और कहा कि इसमें बसी आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधित है। वो आत्मा अपने पति से अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, क्योंकि अब इस कार के मालिक तुम हो तो वो तुमको भी मार सकती है। तांत्रिक ने कहा कि इस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जो आधी रात को ही संभव है। मैंने तांत्रिक की मदद से उस पूजा की तैयारी की और आधी रात को कार के पास जाकर पूजा शुरू की। पूजा के दौरान कार से अचानक तेज रोशनी निकली और उसमें से जमींदार की बीवी की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने मुझ पर और तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे शांत करने की कोशिश की। आत्मा ने मुझसे कहा कि उसे अपने पति से बदला लेना है, तभी उसे शांति मिलेगी। मैंने आत्मा की बात मानी और उसे वचन दिया कि मैं उसको न्याय दिलाऊंगा। तो उस आत्मा ने मुझे कुछ जानकारी दी कि उसके पति ने कैसे उसे मारा और उसकी बॉडी कहाँ छुपाई और बहुत सारे सबूत जो उस कार से ही मुझे मिल गए थे, जो उस आत्मा को न्याय दिलाने के लिए काफी थे। ये सब बताने के बाद भी आत्मा बहुत क्रोधित थी और वापस जाना नहीं चाह रही थी। तभी तांत्रिक ने अपनी मंत्रों की शक्तियों से आत्मा को शांत किया और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। तभी आत्मा जाने लगी और जाते जाते आत्मा ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसे शांति मिल जाएगी। पूजा के बाद मैंने महसूस किया कि कार अब पहले जैसी नहीं रही। कार के अंदर की सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं और उसमें से बदबू और ठंडक का एहसास भी खत्म हो गया। मैंने कार को पूरी तरह से ठीक किया और उसे नया जैसा बना दिया। मैंने इस खौफनाक कार के रहस्य और उस आत्मा के साथ घटी घटना को सबके सामने उजागर किया और सबको ये भी बताया कि कैसे मैंने इस आत्मा को शांति दिलाई। इस घटना के बाद से मैंने ठान लिया कि अब कभी भी किसी रहस्यमयी और खौफनाक चीज को घर नहीं लाऊंगा। दोस्तों, आपको संजय की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की दूसरी कहानी अमित की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये भूतिया घटना अमित के साथ घटी एक शापित मकान की है, जहां एक भयानक आत्मा का निवास है। तो आइए ये कहानी अब अमित के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम अमित है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने नोएडा की एक कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब मुझे उस कंपनी को जल्दी से ज्वाइन करना था और उससे पहले मुझे नोएडा में रहने के लिए कमरे का इंतजाम भी करना था। अभी मेरा बजट ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने कम बजट का मकान ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने नोएडा में बहुत मकान देखे, लेकिन सब मेरे बजट से बाहर थे। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक पुराना और सस्ता मकान मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ये मकान शहर के बाहरी इलाके में था और बहुत ही सुनसान जगह पर था। लेकिन मकान को देखकर मुझे लगा कि यह मकान पुराना तो है, लेकिन रहने लायक है। मैंने अपना सामान लाकर उस मकान में रख लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। शाम को खाना खाने के बाद
रात को जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर गया तो मुझे अचानक से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी खिड़की पर खरोचने की आवाज। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरी कल्पना है, क्योंकि आज इस घर में मेरा पहला दिन है, तो नई जगह की आड़ डालने में थोड़ा समय तो लगता ही है। और मैं सोने की कोशिश करने लगा। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। मैंने तुरंत उठकर खिड़की से बाहर देखा तो बाकी सबकी लाइट आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई फॉल्ट हुआ होगा, मैं सुबह ही ठीक करा लूंगा, और मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे बिस्तर के नीचे से किसी के चलने की आवाज आने लगी और मैंने आंख खोलकर देखा कि एक साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी और मैंने भागकर कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। अब मुझे खिड़की से किसी की चीख सुनाई दी और मैंने देखा कि बाहर एक औरत का साया खड़ा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं डरते हुए अपने बिस्तर में जाकर तकिए में मुंह दबाकर सो गया। जब मैं अगले दिन सुबह सोकर उठा और पिछली रात की घटना के बारे में सोचा तो मैंने महसूस किया कि मकान में कुछ तो गलत है। मैंने मकान मालिक से इसके बारे में बात की, लेकिन मकान मालिक ने इस बात का कोई सही जवाब नहीं दिया और मेरी बात को इधर उधर की बातों में घुमा दिया। मुझे मकान मालिक की बातों में कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने खुद ही मकान के इतिहास के बारे में जानने का फैसला किया। मैंने कुछ पड़ोसियों से इस मकान के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि इस मकान में पहले एक परिवार रहता था जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया इस मकान में एक आत्मा का निवास है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ बसी हुई है। अब मैं बहुत डर गया और इतनी जल्दी मकान भी नहीं बदल सकता था, तो मैंने खुद ही मकान की जांच करने का फैसला किया और मैंने उस मकान के स्टोर रूम में चीजें चेक करनी शुरू कर दी। तो वहां मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें मकान के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। किताब के पन्नों में लिखा था कि इस मकान में एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। ये पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैंने किताब को बंद कर दिया और मुझे लगने लगा कि मुझे इस मकान से तुरंत निकल जाना चाहिए। मैंने अगले ही दिन मकान छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे नया घर नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आज की रात उसी मकान में रुक गया और सोचा कि भगवान का नाम लेकर मैं कैसे भी आज की रात काट लूंगा। लेकिन वो रात मेरी और भी भयानक हो गई। सोते समय मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और मेरी गर्दन पर हाथ रख रहा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे मेरा शरीर कमजोर सा महसूस हो रहा था। अब कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद होने लगी। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी कि भाग जा यहाँ से, ये मेरा घर है, यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। मैंने उस आत्मा से माफी मांगी और उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। पता नहीं, शायद उस आत्मा को मुझ पर रहम आ गया। उसने मुझे छोड़ दिया। खिड़कियां भी सामान्य हो गईं और कमरे का माहौल भी ठीक हो गया। ठीक उसी समय मैंने जल्दी से अपना सामान बांधा और रात में ही उस मकान को खाली कर दिया। और उस दिन के बाद से ऐसे सुनसान और पुराने मकानों से दूर रहने का निर्णय लिया। और अब मैं जब भी किसी नए घर में जाता हूँ तो उससे पहले पड़ोसियों से उस घर के बारे में पूछताछ जरूर करता हूँ। दोस्तों, आपको अमित की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की तीसरी कहानी एक भूतिया लिफ्ट की है जिसमें जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। ये कहानी अजय के एक डरावने अनुभव की है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो चलिए ये कहानी अजय के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम अजय है। ये कहानी आज से लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मेरी कंपनी का ऑफिस एक ऊंची इमारत में था जिसमें कई मंजिलें थीं।
इमारत की 13वीं मंजिल को भूतिया माना जाता था और वहां जाने की मनाही थी। एक दिन मुझे देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। ऑफिस से निकलते हुए काफी टाइम हो गया था। मैंने नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो लिफ्ट आने में बहुत टाइम लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि दूसरी वाली लिफ्ट में चला जाऊं। दोस्तों, ये दूसरी लिफ्ट हम सब कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये कभी कभी गलत फ्लोर पर पहुंचा देती थी। मैंने सोचा कि मैं ऐसी लिफ्ट का उपयोग करता हूं जिससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जब मैंने लिफ्ट के दरवाजे खोले तो मुझे लिफ्ट के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लिफ्ट के अंदर की लाइट्स झपक रही थी और मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट अचानक से झटके से बंद हो गई और नीचे जाने लगी। लिफ्ट के अंदर की लाइट्स अचानक बंद हो गई और मुझे घोर अंधकार में कुछ नहीं दिखाई दिया। लिफ्ट की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और देखा कि लिफ्ट के शीशे पर खून के निशान थे। लिफ्ट अचानक रुक गई और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। मैं डरते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकला तो मैंने देखा कि वह लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुक गई थी, जहां जाने की मनाही थी। तभी मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला जाऊंगा, लेकिन उन सीढ़ियों पर बहुत सारा सामान रखा था। अब मुझे एक अजीब और डरावनी बदबू का एहसास हो रहा था। मंजिल पर चारों ओर धुआं था और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। मैंने देखा कि उस मंजिल पर कुछ कमरे थे जिनके दरवाजे खुले हुए थे। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कमरे में जाने का फैसला किया। कमरे में जाते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। कमरे के अंदर एक पुरानी टेबल थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। मैंने डरते हुए किताब को उठाया और देखा कि उसमें तंत्र मंत्र की बातें लिखी हुई थी। उस किताब को पढ़ते ही कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी हुई थी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने मुझसे कहा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी यहीं फंस जाओगे। मैंने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी आवाज गूंजकर वापस आ गई। कमरे की अंदर की चीजें अपने आप ही हिलने लगीं और एक अजीब सी गूंजती आवाज आने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की और दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो बंद था। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका और देखा कि नीचे एक भूतिया आकृति मुझे घूर रही थी। मैंने जोर से चीख मारी और दरवाजे को फिर से धक्का दिया। अब दरवाजा खुल गया और मैं बाहर की ओर भागा। नीचे जाने के लिए मुझे वही लिफ्ट नजर आ रही थी, तो मैं भागकर उसी लिफ्ट के पास गया और लिफ्ट के बटन को दबाया तो लिफ्ट तुरंत आ गई। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही मैंने देखा कि लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, लेकिन मुझे उस लिफ्ट के अंदर जाने में डर लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर लिफ्ट में प्रवेश किया और नीचे जाने का बटन दबाया। लिफ्ट फिर से झटके से बंद हो गई और नीचे जाने लगी। लिफ्ट जब नीचे पहुंची तो मैंने राहत की सांस ली। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो मैंने देखा कि मैं आखिरकार नीचे पहुंच गया था और मैंने तुरंत ही लिफ्ट से बाहर निकलकर भागना शुरू किया। बाहर आकर मैंने देखा कि मैं रात भर उसी मंजिल में फंसा रहा था और मुझे महसूस भी नहीं हुआ था। अगले दिन मैंने यह कहानी ऑफिस में सबको सुनाई और सबको सचेत किया कि कभी भी 13वीं मंजिल पर ना जाएं। दोस्तों, ये थी भूतिया लिफ्ट की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।